वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेजिंग एट। और आज हम लोग देखेंगे केमिकल काइनेटिक्स में जो भी टाइम कांस्टेंट और हाफ लाइफ के जो कांसेप्ट है वो क्या होता है, तो उसको हम लोग देखेंगे। तो केमिकल काइनेटिक्स जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसमें हम लोग देखेंगे जो भी हाफ लाइफ का कांसेप्ट है और टाइम कांस्टेंट का कांसेप्ट है, ये क्या होते हैं और इसको ये कहां-कहां यूज हो सकते हैं। क्या सिर्फ ये केमिकल काइनेटिक्स में, केमिस्ट्री में ही ये वाला टॉपिक है हाफ लाइफ और टाइम कांस्टेंट का? तो नहीं, ये फिजिक्स में भी है, दो जगह यूज होता है, जैसे कि एलआर सर्किट हो या फिर वो आरसी सर्किट। तो ये दो चीजें इसमें भी है, तो इसमें भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो हम लोग देखेंगे कि जो हायरार्की हाफ हम लोग डिनोट करते हैं हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन, ओके। और ये जो टाउ है वो क्या है हम लोग का टाइम कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। ओके, सो ये दो चीजें हम लोग आज देखेंगे कि ये हाफ लाइफ और टाइम कांस्टेंट किस तरीके से हम लोग इसके फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं और इसमें किस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व कर सकते हैं हाफ लाइफ और टाइम कांस्टेंट के। अगर हम लोग को मेन बेसिक इक्वेशन से सॉल्व करने हो कि पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे कितना टाइम पे कितना कंसंट्रेशन है वो निकालना हो, या फिर हाफ लाइफ जो भी होती है इसमें कंसंट्रेशन क्या होता है C0/2। सो at a particular time when the concentration is C0/2, तो उसको कहते हैं हाफ लाइफ। तो अगर कंसंट्रेशन C0/2 हो गया इनिशियल से, तो जो टाइम कितना लगेगा उसको कहेंगे हाफ लाइफ। और टाइम कांस्टेंट क्या होगा, जितने में 66.6% जो भी कंसंट्रेशन है वो चला जाए तो फिर इसको कहेंगे। और यहाँ पे बचे कितना C0/3, इसमें C0/2 बच रहा है, C0 और यहाँ पे 2 C0/3 चला जाए। तो अगर ये हुआ है तो फिर 2 C0/3 जाने में कितना टाइम लगता है, ये टाइम कांस्टेंट के बराबर टाइम लगता है। ओके, सो ये हम लोग के दो चीजें हैं। तो जो हम लोग का जो फॉर्मूला है माइनस ऑफ dCA/dt इक्वल्स टू K into CA, इसमें जो टाइम जो कंसंट्रेशन जो इसमें क्या जो CA क्या होता है, जो कंसंट्रेशन जो बचा हुआ कंसंट्रेशन होता है। तो बचा हुआ कंसंट्रेशन इसमें क्या है C0/2 है और फिर बचा हुआ जो कंसंट्रेशन है C0/3 है। लेकिन जो कंसंट्रेशन इसमें चला जाता है, अगर इसमें डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि एक टाइम क्वेश्चन में कितना कंसंट्रेशन चला जाता है, तो ये C0/3 है, लेकिन जो हाफ लाइफ में जो कंसंट्रेशन जाता है वो C0/2 है। तो अब हम लोग को ये भी पता होना चाहिए जो सेम कांसेप्ट है ये एलआर सर्किट और आरसी सर्किट में भी यूज होता है। जैसे कि हम लोग को एलआर सर्किट में किस तरीके से यूज कर सकते हैं। एलआर सर्किट में सपोज दैट ये हम लोग का इंडक्टर है और ये हम लोग का ये रेजिस्टेंस लगा है। तो हम लोगों को पता है कि इसमें जो इंडक्टर होता है ये भी सारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करता है, और जो भी ये जो कैपेसिटेंस है और फिर रेजिस्टेंस है इसमें भी ये सेम कांसेप्ट है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि सेम कांसेप्ट जो है हाफ लाइफ का और जो टाइम कांस्टेंट निकालने का है वो इन दो केसेस में भी यूज होता है, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिज्म के दोनों टॉपिक हैं। तो हम लोगों को पता होना चाहिए यही जो सेम कांसेप्ट है टी हाफ और टाउ वाला, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म दोनों चैप्टर्स में भी ये यूज होता है और बहुत ज्यादा नंबर्स तभी ये चीज आती है। तो तभी हाफ लाइफ और टाइम कांस्टेंट दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इनका हम लोग को डेरिवेशन पता होना चाहिए कि किस तरीके से हम लोग थोड़ा थोड़ा सॉल्व करते हैं, तो हम लोग आसानी से फिर हम लोग जो भी क्वेश्चंस आएगा कि वो हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसमें हम लोग कैसे देखते हैं Q = Q0 e⁻⁻t/RC। ओके, तो ये हम लोगों का फॉर्मूला रहता है Q = Q0 e⁻⁻t/RC। तो हम लोगों का ये कैपेसिटेंस रहता है, तो हम लोगों को जो भी हाफ लाइफ होगी उसमें Q क्या बचेगा, तो Q क्या बचता है Q = Q0/2। ओके, और इसमें जो टाइम कांस्टेंट में Q क्या रखेंगे Q = Q0/3। अब हम लोग इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। Q0 और Q0 कट जाएगा, अब e की और माइनस इसका आराम से हम लोग इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो हम लोग का जो एक बार हम लोग Q अगर Q0/2 रखेंगे तो हम लोग का हाफ लाइफ आ जाएगा, और अगर हम लोग Q = Q0/3 रखेंगे तो हम लोग का टाउ आ जाएगा या फिर वो टाइम कांस्टेंट आ जाएगा। ओके, तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कितना आसान है इनके जो भी कैलकुलेशन है
अगर हम लोग को थोड़ी भी कैलकुलस आती है तो हम लोग ये Q0 जो है वो दोनों जगह कैंसिल कर देंगे। अब 1/2 बचा, दोनों जगह ln ले ले, एक जगह आ गया क्या ln ऑफ 1/2 या फिर माइनस ln2 और एक जगह क्या आ गया माइनस t/rc, तो माइनस माइनस कर दिया तो ln2 आ गया और इधर आ गया 1/rc, तो हम लोग का क्या बन गया ln2 * rc, हम लोग आ गया t हाफ। ओके, तो हम लोग डायरेक्ट हम लोग ये फॉर्मूला निकाल लिया और हम लोग को अगर Q0/3 रखेंगे तो Q0/3 तो माइनस ln3 और माइनस t/rc को माइनस माइनस करके ln3 * rc, तो हम लोग को ये आ गया आंसर टाइम कांस्टेंट। तो हम लोग को ये वाला इसमें हम लोग को पता होना चाहिए कि इसमें किस तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं अगर कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस है, तो हम लोग और उसमें क्वेश्चन करना भी आसान है b, और उसमें क्या होता है q/c, यहाँ प्लस यहाँ पे माइनस यहाँ पे r, उसके इक्वेशन कैसे माइनस b प्लस q/c और प्लस ir 0 है। ओके, सो हम लोग इस तरीके से इसको इक्वेशन बना सकते हैं और आराम से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इक्वेशन बना के। और इसमें क्या होता है कि जैसे कि ये इंडक्टर है तो इंडक्टर की जैसे कि एनर्जी होती है ½ तो इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट है कि अगर जैसे हाफ लाइफ के बाद इतनी इसमें एनर्जी बची, इसमें हाफ लाइफ के बाद इसमें एक टाइम कांस्टेंट के बाद कितनी एनर्जी बची, तो एक टाइम कांस्टेंट में कितनी चली जाएगी, जो भी होगा 66.6%। ओके, वो जो टाइम होता है। ओके, और इसमें कितनी इसमें भी जैसे इसकी एनर्जी क्या होती है ½ ओके, इसकी एनर्जी जैसे कि एक टाइम कांस्टेंट के बाद कितनी चली गई, एक हाफ लाइफ के बाद इसकी एनर्जी कितनी बची, तो इसमें ये सारी चीजें भी हम लोग को पूछी जा सकती है। एक टाइम कांस्टेंट के बाद कितना चार्ज जैसे बचेगा, तो हम लोग को पता है एक टाइम कांस्टेंट के बाद कितनी एनर्जी बचेगी, एक टाइम कांस्टेंट के बाद इसमें कितना एनर्जी बचेगी, जो भी है हम लोग का LR सर्किट, और इसमें एनर्जी जा क्यों रही है, हम लोग को जा क्यों रही है पता है क्योंकि रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस की वजह से हीट डिसिपेशन हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में। अगर ये एक बार ये फुल्ली चार्ज हो गया एक बार, और इसमें हम लोग को पता होना चाहिए जो भी हम लोग का ये वाला सर्किट रहता है इसमें हम लोग को ये माइनस भी जो भी ये इंडक्टर रहता है जब ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो इनिशियली तो ये एक वायर रहेगा या फिर जीरो रेजिस्टेंस का रहेगा, लेकिन जब ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो फिर इसमें करंट जाना बंद हो जाएगा करंट, और उसमें अगर हम लोग बैटरी हटा देंगे तो फिर ये डिस्चार्ज होने लगेगा, तो फिर इसमें एनर्जी कम होगी टाइम के साथ और फिर हम लोग उसमें आराम से फॉरवर्ड लगा सकते हैं। और इसमें हम लोग को पता होना चाहिए इनिशियली चार्ज नहीं जाता है, लेकिन जब ये फुली चार्ज हो जाता है तो फिर ये वायर के तरीके काम करने लगता है या फिर जीरो रेजिस्टेंस को बन जाता है। तो ये दो चीजें कि ये पता होना चाहिए, इसमें याद होना चाहिए कि इसमें जो t=0 इसका रेजिस्टेंस कितना होता है, कैपेसिटेंस का तो इनफाइनाइट, t=इनफाइनाइट कितना होता है 0, इसमें t=0 पे रेजिस्टेंस कितना होता है 0 और t=इनफाइनाइट रेजिस्टेंस कितना होता है वो हम लोग को पता होना चाहिए। तो हम लोग को यानी चीजें भी पता होनी चाहिए कि इसमें क्या कॉन्सेप्ट रहता है। ओके, सो अब हम लोग देखते हैं कि जो भी हम लोगों का टाइम कांस्टेंट है और फिर जो भी हाफ लाइफ है उसमें हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में किस तरीके से यूज कर सकते हैं। इसमें हम लोग देख लिया कि LR सर्किट और RC सर्किट में किस तरीके से हम लोग यूज करते हैं और फिर इसमें किस तरीके से हम लोग अपना इक्वेशन बना के भी सॉल्व कर सकते हैं, और इसमें भी हम लोग किस तरीके से इक्वेशन LR सर्किट में बना के सॉल्व कर सकते हैं। और ये किस तरीके से ये तीन जो भी चीजें केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिज्म तीनों में सेम कांसेप्ट है, सेम तरीके से ये इसको सॉल्व करते हैं। और सेम इसमें तो RC सर्किट में तो एकदम सिंपल है कि उसको Q0 /RC हम लोगों को पता होता है फार्मूला। इसमें अगर हम लोग कुछ भी पता निकालना जैसे कि t = 2 सेकंड हम लोग को R और C दे दिया और हम लोग को पता करना है कि इसमें चार्ज कितना है, वो हम लोग को डायरेक्ट पता ही है कि उसके न्यूमेरिकल कैसे करते हैं। तो हम लोग अगर इसको चार्ज निकालना है और Q0 की वैल्यू दी है, हम लोग t की वैल्यू दी है R और C, तो उसमें चार्ज निकालेंगे एट ए पर्टिकुलर टाइम। लेकिन अगर हम लोग को हाफ लाइफ और टाइम कांस्टेंट अगर वर्ड्स में दे दे तो हम लोग पता है कि Q=Q0/2 Q=Q0/3 रखना है और एक ln3 * RC आ जाएगा, एक ln2 * RC आ जाएगा, और हम लोग इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं ये दोनों ही क्वेश्चन। और इसमें अगर पर्टिकुलर इसमें कोई भी अगर 1 2 3 4 5 पांच चीजें हैं, Q0 तो पता ही होगा हमेशा हम लोगों को, और ये हम लोगों को
ये भी हम लोग को दिया गया होगा, कभी टाइम दिया हो गया या फिर ये दिया होगा q, सो यही दो वेरिएबल है q और t, और r और c भी कांस्टेंट है, तो ये भी हम लोग को दिए ही होंगे। या तो q पूछ लेगा या फिर तो t पूछ लेगा, या अगर t पूछेगा तो फिर हम लोग q दिया होगा, q पूछेगा तो फिर t दिया होगा। ओके, और इसमें अगर हम लोग को ये भी पता होना चाहिए कि इसमें q v हम लोग को क्या होता है q नॉट बाई c। सो हम लोगों को ये पता होना चाहिए v इक्वल टू q नॉट बाई c होता है। जब इसमें पूरा चार्ज फिल हो जाएगा तो q नॉट बाई c हो जाएगा। ओके, तो इसका और इसका फिर पोटेंशियल हम लोगों का सेम हो जाएगा। ओके, सो अगर इसका पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो फिर करंट इसमें नहीं फ्लो होगा। तो अब हम लोग इसमें आराम से देख सकते हैं कि इसमें तब करंट नहीं फ्लो होगा जब q नॉट बाई c हो जाएगा या फिर ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा। तो जब फुल्ली चार्ज होगा तब करंट नहीं फ्लो करता है, तब करंट नहीं फ्लो करता है का मतलब ये एक इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है। तो अभी हमने जैसे बताया था कि ये जो इसमें इनफाइनाइट टाइम इसमें चार्ज फ्लो नहीं करता है, तो फिर ये एक इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, लेकिन एट टाइम t इक्वल टू 0 ये वायर होता है, और ये जो होता है ये एट टाइम t इक्वल टू 0 इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होता है। एट टाइम t इक्वल टू 0, लेकिन एट टाइम t इक्वल टू इनफाइनाइट में एक वायर हो जाता है और ये इनफाइनाइट रेजिस्टेंस हो जाता है। ओके, हम लोग इससे भी समझ सकते हैं, क्योंकि जैसे कि ये एट टाइम t इक्वल टू इनफाइनाइट, इसमें चार्ज कितना हो जाएगा q नॉट, क्योंकि जब ये चार्ज हो रहा है ना तो सबसे पहले तो इसमें चार्ज 0 होगा कैपेसिटर में, और उसमें जो एट टाइम t इक्वल टू इनफाइनाइट है उसमें वो चार्ज हो जाएगा, q नॉट पूरा भर जाएगा। तो जब q नॉट भर जाएगा तो उसमें पोटेंशियल कितना रहेगा q नॉट बाई c, और उसका भी, तो इसका और उसका पोटेंशियल सेम हो जाएगा। अगर हम लोग इक्वेशन लिखेंगे माइनस b प्लस b प्लस ir इक्वल टू 0, माइनस b प्लस b हट गया, प्लस ir इक्वल टू 0, i आ गया 0। तो टाइम t इक्वल टू इनफाइनाइट, करंट 0 है, तो मतलब इसमें रेजिस्टेंस हो गया इनफाइनाइट। इसमें रेजिस्टेंस इनफाइनाइट, तो एट टाइम t इक्वल टू इनफाइनाइट और टाइम t इक्वल टू 0 पे ये इसमें रेजिस्टेंस 0 है। ओके, तो रेजिस्टेंस इसमें और इसका इसमें अपोजिट रहता है, तो इसमें जैसे रेजिस्टेंस 0 है एट टाइम t इक्वल टू 0 पे, तो इसमें रेजिस्टेंस हो जाएगा इनफाइनाइट एट टाइम t इक्वल टू 0, एट टाइम t इक्वल टू इनफाइनाइट r हो जाएगा 0। तो ये हम लोग को ये भी याद रखना चाहिए। ओके, और ये क्यों होगा ये भी हम लोग पता है, क्योंकि टाइम t इक्वल्स टू इनफाइनाइट क्या होगा, ये पूरा फुल्ली चार्ज रहेगा। फुल्ली चार्ज का मतलब ये q नॉट बाई c हो जाएगा, v होता है q नॉट बाई c, तो ये भी एक बैटरी बन गया। तो ये दो बैटरी भी सीरीज में लग गई, और ये जो भी इसका प्लस है वो इसके प्लस से कोलाइड कर रहा है, मतलब ये दोनों मिलकर 0 बन जाएगा। तो माइनस, जब हम लोग इसका फॉर्मूला की माइनस v प्लस i r इक्वल टू 0, तो माइनस माइनस कट गया और हम लोग का i आ गया हम लोग का 0। ओके, तो इस तरीके से हम लोग करंट निकाल सकते हैं। और वाला कांसेप्ट है कि इनफाइनाइट रेजिस्टेंस और या फिर जीरो रेजिस्टेंस, उसमें अगर हम लोग कंफ्यूज हो जाए कि टाइम t इक्वल टू 0 पे इनफाइनाइट होता है कि टाइम t इक्वल टू इनफाइनाइट में इनफाइनाइट होता है, क्योंकि हम लोग पता है इनफाइनाइट पे ये पोटेंशियल भी बराबर होता है, तभी इनफाइनाइट होगा, क्योंकि तब करंट नहीं फ्लो करेगा। करंट नहीं फ्लो करेगा मतलब इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। तो ये वाला कांसेप्ट भी हम लोग को इसमें पता होना चाहिए। ओके, तो और हम लोग इस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। हम लोग हाफ लाइफ और टाइम कांस्टेंट हम लोग का जो भी चीज है वो हम लोग निकाल सकते हैं। ओके, सो हम लोग जो भी केमिकल काइनेटिक्स में जिस तरीके से हम लोग हाफ लाइफ और निकालते हैं या फिर टाइम कांस्टेंट निकालते हैं वो हम लोग अब देखें। टाइम कांस्टेंट में हाफ लाइफ में कुछ नहीं करना, टाइम कांस्टेंट में बस जो भी हम लोग का t है वो c है, उसमें उसको c0/3 रख देंगे, एक में c0/2 रख देंगे। तो एक हम लोग हाफ लाइफ वाला देख लेंगे, और जो टाइम कांस्टेंट वाला होगा वो c0/3 रख के सेम प्रोसीजर से सॉल्व किया जा सकता है। ओके, हम लोगों ने जैसे कि सबसे पहले हम लोग को ये पता होना चाहिए ये जो रिएक्शंस है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, इसमें क्या क्या हम लोग को चीजें पता होनी चाहिए। तो इसमें सबसे पहले जो फर्स्ट ऑर्डर में हम लोग को पता होना चाहिए कि हम लोग या फिर कोई भी रिएक्शन है उसमें हम लोग पता होना चाहिए जो इनिशियल पार्ट है उसमें हाफ लाइफ का ग्राफ कैसे बनेगा। हाफ लाइफ ग्राफ ये जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर
सेकेंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर। सेकेंड ऑर्डर तक का तो हम लोग को पता ही है ग्राफ, और कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ कैसा होगा, रेट ग्राफ। ओके, तो ये 4 ग्राफ्स हैं, वो हम लोगों को याद पता होना चाहिए फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के। और जो इनिशियली वो हम लोग की इक्वेशन होती है -r k Cl की पावर ऑफ n होती है। ये हम लोग की स्टैंडर्ड इक्वेशन है, जिसमें कि r होता है k Cl टू द पावर ऑफ n, और r को हम लोग रेट को कैसे लिखते हैं, dCA/dt। ये हम लोग का जो इनिशियल पार्ट है, ये हम लोग को भी पहले से डिवाइड होना चाहिए, तभी हम लोग जो भी सीरीज रिएक्शन और पैरेलल रिएक्शन, क्योंकि इसमें क्या रहेगा, सीरीज रिएक्शन में A gives to B gives to C, तो इसमें सपोज दैट ये K1 है, ये K2 है, और ये समझ लीजिए हम लोग को कोई ना कोई टाइप की रिएक्शन होगी, जैसे कि हम लोग को जीरोथ ऑर्डर दे दिया, ये फर्स्ट ऑर्डर है, तो हम लोग को कंबाइन करके लिखना आना चाहिए कि A किस तरीके से डिक्रीज करेगा टाइम के साथ, C वर्सेस टाइम, तो और B किस तरीके से डिक्रीज करेगा, तो ये पता होना चाहिए। तो इसी का कॉम्बिनेशन है, जैसे कि फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर को कंबाइन करके एक सीरीज रिएक्शन बना दी, या फिर दो फर्स्ट ऑर्डर को कंबाइन करके सीरीज रिएक्शन बना दी, तो कॉन्सेप्ट्स यही सारे यूज होंगे, सिर्फ हम लोगों को इसमें हम लोगों को इंप्लीमेंट करना है कंबाइन करके। जैसे कि टू रिएक्शन जैसे ये है, या फिर इसमें डी भी बना सकता है, तो 3 रिएक्शंस कंबाइन हो जाएंगी, बस इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन रिएक्शन होगा। ओके, सो हम लोग को इसका लिखना आना चाहिए Cl टू द पावर n। ओके, सो ये हम लोग का बेसिक क्वेश्चन रहता था -r k Cl टू द पावर ऑफ n। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसी से सारे जितनी भी चीजें हैं, जितने भी ग्राफ्स हैं और जो भी कुछ है, इसी से बन के आ जाएगा। अगर आप लोग CA को CA0/2 रख देंगे, तो हम लोग का जो टाइम आएगा वो क्या आ जाएगा, हाफ लाइफ। ओके, सो ये हम लोगों का इसमें अगर हाफ लाइफ अगर हम लोग को निकालना है, तो CA की जगह हम लोग CA0/2 रख देंगे। ओके, तो इस तरीके से हम लोग का हाफ लाइफ आ जाएगा, और हम लोग को रेट के ग्राफ्स कैसे बनाने हैं, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का, या किसी भी चीज के, तो रेट वर्सेस टाइम, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन, या किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की, तो फिर इस तरीके से आएंगे कि अगर हम लोग का कौन सा ऑर्डर है, तो फिर हम लोग को किस तरीके से कंसंट्रेशन वेरी करेगा, और किस तरीके से हम लोग का K वेरी करता है सिर्फ टाइम के टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में। अगर हम लोग का टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज होगा, तो तभी K वेरी करेगा, बाकी कोई भी चीज एक्सटर्नली वेरी करने से, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वेरी करने से K चेंज नहीं होता, तभी K वर्सेस टेम्परेचर का ही ग्राफ होगा, और बाकी किसी चीज के ग्राफ नहीं होंगे। ओके, K वर्सेस K जो है टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ता है। ओके, so if we increase the temperature, the K value will increase. Okay, so सिर्फ हम लोग का यही रहेगा K वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ, और बाकी जो भी ग्राफ्स मेनली रहेंगे वो R वर्सेस कंसंट्रेशन वर्सेस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में क्या है कि m की वैल्यू चेंज होती रहेगी, -dCA/dt इक्वल्स टू K Cl to the power of n, where n is the order of reaction which can be 0 for first, 0th order, first 1 for first, 2 for second order। तो इस तरीके से हम लोग का ये जो Ca का वैल्यू है वो हम लोग का चेंज होता रहेगा, Ca का वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंट टाइप्स में चेंज होगा। अगर हम लोग का 0th ऑर्डर है तो अलग तरीके से चेंज होगा कंसंट्रेशन, अगर हम लोग का फर्स्ट ऑर्डर है तो फिर अलग तरीके से चेंज होगा, और सेकंड ऑर्डर है तो फिर अलग तरीके से चेंज होगा। तो ये हम लोगों का मेन पार्ट है, जिसमें कि हम लोग ये पढ़ते हैं, और इस पे एक हाफ लाइफ की बजाय एक हम लोग का और भी कॉन्सेप्ट होता है टाइम कांस्टेंट्स का। सो एक हम लोग का और कॉन्सेप्ट है टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट क्या होता है, हाफ लाइफ में 50% जो है CA0 चला जाता है, और इसमें क्या होता है 66.67% जाता है। तो कितनी देर में 66.67% जाएगा, तो हम लोगों को ये हम लोग आसानी से इससे निकाल सकते हैं। ओके, सो 66.67% जाएगा, तो फिर बचेगा कितना, तो हम लोग आराम से इससे निकाल सकते हैं। 66 क्या होता है एक्चुअली 2/3 ऑफ
सी ए नॉट चला गया तो हम लोग को बचा कितना सी ए नॉट बाई 3। तो सी ए नॉट बाई 3 बचा, तो सी ए की जगह हम लोग अगर सी ए नॉट बाई 3 रख देंगे और अगर हम लोग सॉल्व करेंगे इसको, जैसे कि ये है माइनस ऑफ डी सी ए बाई डी टी इक्वल्स टू के सी ए टू पावर ऑफ एन। अगर हम लोग अगर हाफ लाइफ के लिए सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, माइनस ऑफ डी सी ए बाई सी ए टू पावर ऑफ एन इक्वल्स टू के, और हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे इनटू टी, तो ये आ जाएगा हम लोग का केटी प्लस सी, और ये आ जाएगा हम लोग का सी ए टू पावर ऑफ माइनस एन प्लस 1 अपॉन माइनस ऑफ एन प्लस 1, और एक यहाँ पे माइनस पहले से है। ओके, और अब हम लोग अगर देखते हैं तो इसमें सबसे पहले हम लोगों को सी ए एट टी इक्वल टू 0 था, सी ए नॉट। ओके, माइनस n प्लस 1 अपॉन माइनस n प्लस 1 इक्वल टू c। ओके, ये हम लोग का आ जाएगा c का वैल्यू। अब c का वैल्यू अगर हम लोग इसमें रख देंगे तो फिर हम लोग का इक्वेशन बन जाएगा, तो माइनस ऑफ c ए टू द पावर ऑफ माइनस n प्लस 1 अपॉन माइनस n प्लस 1 इक्वल टू k t प्लस माइनस ऑफ c ए नॉट टू द पावर ऑफ माइनस n प्लस 1 अपॉन माइनस n प्लस 1। तो अगर हम लोग ये रख देंगे तो फिर हम लोग को आसानी से t का वैल्यू, ये हम लोग का फाइनल इक्वेशन आ गया, तो हम लोग उससे हाफ लाइफ या फिर वो टाइम कांस्टेंट दोनों चीजें निकाल सकते हैं। ओके, सो अब हम लोग देखते हैं कि इसमें जो भी है हम लोगों का हाफ लाइफ और टाइम कांस्टेंट कैसे निकालेंगे। सो टाइम कांस्टेंट हम लोगों को पता था कि उसमें हम लोगों का 56.6% चला जाता है, और हाफ लाइफ में कितना चला जाता है 50% चला जाता है, जो कि हम लोग का इनिशियल होता है। ओके, सो 50% इनिशियल हम लोग का चला गया, मतलब कि हम लोग का बचा कितना सी ए नॉट बाई 2, और 66.6% चला गया मतलब 2 सी ए नॉट बाई 3 चला गया सी ए नॉट से, तो बचा कितना हम लोग का सी ए नॉट बाई 3। तो इतना हम लोग का बचा है टाइम कांस्टेंट वाले में, और इतना बचा है हम लोग का हाफ लाइफ वाले में। तो अब हम लोग सी ए की जगह अगर सी ए नॉट बाई 2 रख देंगे, सी ए नॉट बाई 2 रख देंगे, और माइनस n प्लस 1 अपॉन माइनस n प्लस 1 ये करेंगे के टी, और माइनस ऑफ सी ए नॉट टू पावर ऑफ माइनस n प्लस 1 अपॉन माइनस n प्लस 1। अब हम लोग इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आसानी से हम लोगों का हाफ लाइफ का जो टाइम आ जाएगा। ओके, और अगर हम लोग टाइम कांस्टेंट निकालना है तो इसमें सी ए नॉट की बजाय सी ए नॉट बाई 3 रखेंगे, तो फिर हम लोग का जो के टी है ये हम लोग का एक बार टी हाफ आएगा, और जो टाइम कांस्टेंट है उसको टाउ से डिनोट करते हैं। एक साथ हम लोग को पता लग गया कि टाइम हाफ लाइफ का फार्मूला कैसे निकालेंगे, और फिर हम लोग टाइम कांस्टेंट का फार्मूला कैसे निकालेंगे। ओके, सो ये दोनों चीजें हैं, तो हम लोग इसको अभी और सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि हम लोग का हाफ लाइफ का जो फार्मूला है वो क्या है। तो अब हम लोग देखते हैं कि इसमें जो टी हाफ सी ए नॉट माइनस ऑफ सी ए नॉट बाई 2 अपॉन माइनस n प्लस 1 इक्वल्स टू के इनटू टी हाफ माइनस ऑफ सी ए नॉट अपॉन माइनस n प्लस 1। ओके, सो अब हम लोग अगर इसमें देखते हैं तो फिर इसमें जैसे कि माइनस ऑफ 1/2 माइनस ऑफ सी ए नॉट अपॉन माइनस n प्लस 1 प्लस सी ए नॉट अपॉन माइनस n प्लस 1 इक्वल टू के इनटू टी हाफ। ओके, सो ये हम लोग का बेटा, अगर हम लोग इसमें माइनस n प्लस 1 तो ये ले लेते हैं एलसीएम, और ये 2 भी 2 एलसीएम ले लेते हैं, तो हम लोग का बचता है ऊपर बचेगा माइनस सी ए नॉट प्लस 2 सी ए नॉट। ओके, सो k इनटू टी हाफ। ओके, सो इसमें हम लोग को बन जाएगा सी ए नॉट अपॉन 2 इनटू माइनस n प्लस 1। ओके, सो k इनटू टी हाफ। तो हम लोग का फार्मूला टी हाफ का क्या आ गया सी ए नॉट
सो हम लोग को ये क्वेश्चन की जरूरत पड़ेगी अभी वो वाला फॉर्मूला निकालने के लिए, जो हम लोग का टाइम कांस्टेंट वाला है, तो इसको हम निकाल लेंगे। तो हम लोग ये देखते हैं कि इसके आगे हम लोग का क्या आएगा, हाफ लाइफ का फॉर्मूला। ओके, सो अगर हम लोग इसको देखते हैं तो फिर ये c0/2 * -10 + 1 ये बन गया। तो हम लोग का हाफ लाइफ का फॉर्मूला आ गया c0/, तो ये जो हम लोग का c0 था इसमें क्या था, कंसंट्रेशन का पावर भी था, कंसंट्रेशन का पावर था -n + 1। ओके, सो यहाँ पे आ जाएगा और 2 की पावर भी आ जाएगा -n + 1, तो यहाँ पे आ जाएगा -n + 1। ओके, सो ये हम लोग का जो Ca था उसमें Ca0/2 रखा, तो हम लोग का पावर भी है -n + 1 Ca0 पे। ओके, तो हम लोग का Ca0 का पावर -n + 1 और 2 पे भी पावर है -n + 1, तो यहाँ पे भी 2 पे पावर है -n + 1। तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो और ये जो यहाँ वाला Ca0 है इसके भी पावर आएगा -n + 1, तो इस पे तो इसमें क्या कॉमन आ जाएगा हम लोगों का C0 टू पावर -n + 1 ये कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा -1 प्लस 2 टू द पावर ऑफ -n + 1 अपॉन 2 into -n + 1। तो हम लोग का और ये इसमें k भी आ जाएगा। तो इससे हम लोग का फॉर्मूला आ जाएगा, जो भी हम लोग का हाफ लाइफ का फॉर्मूला है वो इस तरीके से बनेगा। ओके, सो अगर हम लोग को हाफ लाइफ का फॉर्मूला बनाना है तो हम लोग इस तरीके से बना सकते हैं कि हाफ लाइफ हम लोग को किस तरीके से निकालनी है, और या फिर हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं कि इसमें किस तरीके से हम लोग का हाफ लाइफ आएगा। और इसमें तो डिफरेंट वैल्यूज रख सकते हैं, 0 ऑर्डर 0 1 2 3, तो हम लोग की हाफ लाइफ पता लग जाएगी। ओके, सो अगर हम लोग इसमें जैसे कि हम लोग n को डिफरेंट टाइम रखें जैसे कि 0 1 2 3, तो फिर हम लोग ये वाला फॉर्मूला आराम से यूज कर सकते हैं। ओके, और जैसे कि इसमें जो फर्स्ट ऑर्डर होता है हाफ लाइफ में, फर्स्ट ऑर्डर में ये हाफ लाइफ कांस्टेंट रहती है, जैसे कि जितना भी 50% पे डिक्रीज होगा तो अमाउंट उतना ही अगले उतना ही अगर हाफ लाइफ और देंगे तो भी उतना ही डिक्रीज होगा। तो हाफ लाइफ जो होती है फर्स्ट ऑर्डर की वो कांस्टेंट रहती है। तो T half of first order is constant and it doesn't depend on concentration of the reactant which is there. So T half of the first order reaction is constant. जो भी फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होगी उसमें तो हाफ लाइफ है कांस्टेंट हमेशा रहती है, जैसे कि कंसंट्रेशन तो कुछ भी ले, लेकिन अगर किसी भी रिएक्टेंट का जैसे हम लोग चाहे थोड़ा कंसंट्रेशन ले और चाहे हम लोग ज्यादा ले, जो भी उतने कंसंट्रेशन को आधा करने में टाइम लगेगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। लेकिन जो 0th ऑर्डर में है, फर्स्ट ऑर्डर में और सेकंड ऑर्डर में हम लोग जैसे कि जो फार्मूला ये निकाले इसमें कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रही है हाफ लाइफ, तो केवल जो फर्स्ट ऑर्डर की होती है वो हाफ लाइफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड नहीं करती। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या चीज रहेगी अगर हम लोग को टाइम कांस्टेंट निकालना है। तो हम लोग के पास जो मेन बेसिक इक्वेशन है तो ये -Ca टू पावर -n + 1 अपॉन -n + 1 = kT प्लस -C0 पर -n + 1 अपॉन -n + 1। तो ये इक्वेशन हम लोगों ने मेन बेसिक इक्वेशन से निकाली थी, -Ra = kCA⁴n। इसमें बस हम लोगों ने क्या करा है, Ra को dCA/dt लिख दिया है। और तो जैसे कि हम लोगों को देखना हो कि इसमें जो भी हम लोग का टाइम कांस्टेंट क्या होगा, हम लोग को टाइम कांस्टेंट वाला निकालना हो टाउ क्योंकि, तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी हम लोग का जो इक्वेशन था आया था हम लोग का -Ra = kCA, Ra क्या होगा -dCA/dt = kCA। ओके, तो हम लोग का ये इक्वेशन है, इसमें हम लोग क्या रख देंगे, जो भी हम लोग का Ca जो भी लास्ट हम लोग को सॉल्व करके आएगा उसकी जगह हम लोग रख देंगे Ca0/3, क्योंकि हम लोग का Ca0/3 बच रहा है।
तो हम लोग अगर तब सॉल्व करेंगे वो सेम इक्वेशन, तो हम लोग का आ जाएगा जो भी टाइम कांस्टेंट है, तो हम लोग टी की वजह क्या रखेंगे टाउ, तो हम लोग का जो भी टाउ का फॉर्मूला है वो आ जाएगा सेम जो कॉन्सेप्ट है जो हाफ लाइफ में यूज करा है, तो सेम कॉन्सेप्ट अगर हम लोग ये टाइम कांस्टेंट वाले में यूज करेंगे तो हम लोग का फिर टाइम कांस्टेंट आ जाएगा आसानी से। ओके।